वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज के हम अपने क्लास में बात करने वाले हैं अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष की कुछ खोजें और उनके द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। जैसे अंतरिक्ष में हो रही खोज जो थी वो 1960 के दशक के बाद इतनी रोमांचक कभी नहीं रही जितनी आज के समय में है। आज भारत और चीन के बीच स्पेस रेस या अंतरिक्ष की होड़ दिख रही है और वह आने वाले समय में और बढ़ेगी। अमेरिकी एजेंसी नासा ने स्पेस शटल के बाद हाल ही में ओरियोन का प्रक्षेपण किया है, जो अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जा सकता है ना। और आज से 10 साल बाद अंतरिक्ष में मनुष्य किन किन महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंजाम देने वाला है, इनके बारे में हम देखेंगे, है ना। आज भारत और चीन के बीच जो स्पेस रेस हो रही है ना, ये वह आने वाले समय में और ही अधिक बढ़ेगी। अमेरिकी एजेंसी नासा ने स्पेस शटल के बाद हाल ही में ओरियोन का प्रक्षेपण किया है, जो अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाएगी। यूरोप ने पृथ्वी से 51 करोड़ किलोमीटर दूर एक धूमकेतु पर एक अंतरिक्ष यान उतारा है और चीन अगला स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच जिन निजी कंपनियां जो हैं मानव अंतरिक्ष उड़ानों, अंतरिक्ष पर्यटन और यहाँ तक कि इंसान को मंगल पर भेजने के अभियान से अंतरिक्ष के अर्थशास्त्र को बदलने का आमादा है। अगले कुछ साल में टेनिस कोर्ट के आकार जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह 2020 के बाद अगले 10 साल में क्या हम चांद पर नए अड्डे, मंगल या पर मानव बस्तियां और बहुत से अन्य विस्मयकारी ब्रह्मांडीय खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। फिर चांद पर कैसे जाने के लिए बारे में बोला है। चांद पर हम सिर्फ 3 डेविड बेकर ने कि चांद पर हम सिर्फ 3 दिन में पहुंच सकते हैं। वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को अपेक्षाकृत कम समय के लिए भेजने के लिए बस थोड़े से ही प्रयासों की जरूरत है। चीन चांद को अपना लक्ष्य बना रहा है और वहां पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाहता है। और मेनिका ग्रेडी ने कहा कि मैं चांद पर अर्धस्थायी आवास की परिकल्पना करती हूँ, पर यह बस्ती बसाने जैसा नहीं है। इसका इस्तेमाल चांद पर जाने और वहां से मंगल पर रॉकेट भेजने के लिए हो सकता है। सौर प्रणाली और को आगे और खोजने के लिए चांद को आधार बनाया जा सकता है। सेकेंड है कि मंगल पर अभी क्यों नहीं, तो इनके बारे में मोनिका ग्रेडी ने कहा है, हालांकि मंगल मानवीय खोज का लक्ष्य है, लेकिन एक बार वहां पहुंचने और अपना झंडा गाड़ देने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हम क्या करेंगे। इस बारे में बातचीत हो रही है कि क्या मंगल को उसी तरह इंसान का निवास स्थान बनाया जा सकता है जैसा कि हमने धरती को बनाया है। और स्कॉट पेस ने क्या कहा है कि जब हमने कहा कि हम मंगल पर जा रहे हैं तो हमारी बहुत सी सहयोगी अंतरिक्ष एजेंसियों ने कहा कि मंगल पर जाना तो ठीक है, पर इतना बड़ा आयोजन कि हम इसका संचालन नहीं कर सकते। रणनीतिक रूप से हमने ऐसा रास्ता चुना जिसमें आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से हमसे छूट गई है। नेक्स्ट है चीन और भारत की रेस के बारे में। तो डेविड बेकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच अंतरिक्ष की होड़ दिखने लगी है और आने वाले समय में यह और बढ़ेगी, है ना। स्कॉट पेस ने कहा, मैं समझता हूँ कि उस अर्थ में यह होड़ जैसा है चीन के लिए यह राष्ट्रीय गौरव और कम्युनिटी पार्टी के समर्थन, औद्योगिक गुणवत्ता के सुधार करने और युवाओं में को विज्ञान और तकनीकी की ओर आकर्षित करने का जरिया है। और डेविड बेकर ने कहा कि पश्चिमी देशों में हर नए प्रेसिडेंट या नई सरकार की सत्ता आने पर नई अंतरिक्ष नीति घोषित होती है। इसमें आमतौर पर निरंतरता की कमी होती है और समय और धन की बर्बादी होती है। उस दृष्टि से चीन लाभ की स्थिति में है। उसकी राजनीतिक व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक है, जिससे वह आने वाले समय में हो सकता है कि। नेक्स्ट बात करें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का भविष्य। तो अमेरिका 2024 तक ISS से जुड़ा रहने के लिए प्रतिबद्ध है, पर समस्या यह है कि हमारे अमेरिका से और साझेदारी उस समय तक वहां रहेंगी कि नहीं, ये नहीं पता, है ना। और हम यह रूस के साथ भविष्य पर भी निर्भर करता है। रूस और अमेरिका दोनों ही ISS से जुड़े हैं और दोनों देशों की आपसी निर्भरता बहुत गहरी है। आपसी संबंधों की कटुता से इसे बचाने के भी प्रयास हो रहे हैं। डेविड बेकर ने इस मामले में कहा कि रूसी अकेले ISS को नहीं चला सकते क्योंकि यह उनका नहीं है। मुझे लगता है कि यह पूरी
चीज को डीऑर्बिट करना होगा। 2020 तक इसको स्थापित किए और उसके उपकरणों को शुरू किए 20 साल अधिक हो जाएंगे, है ना। और प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो एजेंसियों से आगे जा रही हैं और साहसिक लोग जो हैं वो आगे भी जाते रहेंगे। अंतरिक्ष यात्री जो हैं अंतरिक्ष यान में तैरते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जी वहाँ जीरो गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री हवा में ही झूलते रहते हैं, लिहाजा उनकी टांगों का कोई काम वहाँ नहीं रहता है। 2020 में कौन सी कंपनी अंतरिक्षों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी? तो एलन मस्क की स्पेस एक्स जो होगी वो यात्रियों को अंतरिक्ष ले जाने वाली पहली निजी कंपनी होगी। कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री लाइका कुत्ता है जो स्पुतनिक उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष में गया था। अंतरिक्ष यान जो होते हैं ये क्या है? 1960 से 1970 के दशक में भारतीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष यानों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई है। भारत इसके लिए साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम को विकसित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अब तक 5 प्रमुख अंतरिक्ष यान विकसित किए हैं। भारत में अंतरिक्ष मिशन अभियान तथा उपग्रहों का प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन PSLV से किया गया है। वर्ष 1994 में PSLV का पहला प्रक्षेपण किया गया था, है ना। भारत में भू तुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान के से संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। कुछ अंतरिक्ष की खोजें और भविष्यवाणी है नासा, ये देख लेते हैं अपन। नासा ने तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित टेलीस्कोप की सहायता से महत्वपूर्ण खोजें और प्रौद्योगिकी की दिशा दी है। ये कुछ नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए मार्स रोवर के माध्यम से नासा की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। नासा ने मार्च 2020 अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की जांच करना है। ये कुछ भविष्यवाणियां हैं जो नासा के द्वारा की गई हैं। इसरो के द्वारा भी कुछ भविष्य के लिए चिंतन किया गया है कि चंद्रयान प्रथम और मंगलयान को प्रक्षेपित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित किए हैं। और इसरो के वैज्ञानिकों ने 236V नामक एक उपग्रह की खोज की वर्ष 2018 में की, जिसका आकार शनि ग्रह के बराबर है। नेक्स्ट हम बात करें कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण वर्ष 2019-20 में किए जाने वाली योजना इसरो द्वारा तैयार किया गया है। सोलर कोरोना सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला प्रयास होगा। इसे PLSV रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत में कितने सैटेलाइट हैं? तो साथ ही भारत में जो है 18 और उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इसरो के मुताबिक रॉकेट की चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित किया गया है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। उस उपग्रह को सोवियत संघ रूस की स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस की रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।